कृष्णा बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान और जिसका नवा चैप्टर है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का अध्ययन इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। तो वृत्तीय गति में यह होता है कि जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर ये केंद्र हो, इसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ये जो होगी आर्य वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है, ये r है। हम मान लेंगे कि किसी समय जो कण है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो बिंदु P0 पर है। कुछ समय के पश्चात वो बिंदु P1 पर आ जाता है। ये P1 है, v वेग से मोशन कर रहा है। ये जो कोण है उसका θ1 है। ये जो यहाँ पर समय लग रहा है उसे t1। कुछ समय के पश्चात वो बिंदु P2 पर आ जाता है। ये बिंदु है P2 और ये कोण है उसका θ2। ये जो कोण होगा इतना, ये θ2 माइनस θ1, ये इसे लिख सकते हैं हम डेल्टा थीटा। कोई भी कण P1 तक समय उसका लगता है t1 और जब P2 पर पहुंचता है तो समय लगता है t2। तो जो उसका कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन में हम ये देखते हैं कि जो समय अंतराल t2 माइनस t1 में है उतने समय में वो कण पर डेल्टा s दूरी तय करता है, उसकी परिधि पर डेल्टा s दूरी तय करता है। तो t2 माइनस t1 समय में जो उसका रेखीय विस्थापन है वो है डेल्टा s। कण t1 समय में थीटा कोण घूमता है, t2 में θ2 कोण घूम जाता है। तो समय अंतराल θ2 माइनस θ1 में जो कोणीय विस्थापन होगा θ2 माइनस θ1 बराबर होगा डेल्टा थीटा। यानी कि कोई भी कण अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूम जाता है वो उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। यदि समय अंतराल डेल्टा टी में कण डेल्टा थीटा कोण घूम जाता हो तो उसका जो कोणीय विस्थापन होगा वो डेल्टा थीटा बराबर होगा डेल्टा एस अपॉन आर। यानी कि आपने वो फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। वृत्त की परिधि पर उसका विस्थापन डेल्टा एस, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है आर, तो तब उसका कोणीय विस्थापन होगा डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। चाप का मात्रक भी मीटर, त्रिज्या का भी मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट जाता है तो यहाँ कुछ नहीं बचता। तो कोण को जो नापते हैं हम वो रेडियन में नापते हैं। इस प्रकार कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है वो रेडियन हो जाता है। उसके बाद आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग में होता है कोणीय विस्थापन के समय के साथ जो परिवर्तन दर होती है उसे हम कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय वेग को जो लिखते हैं हम वो ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। वो अगर कहीं पर ये कह देता है कि यदि एक सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में कोई कण जो है वो डेल्टा थीटा कोण घूम जाता है तो जो उसका औसत कोणीय वेग वो ओमेगा डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सॉरी, इसमें डेल्टा ओमेगा जो ओमेगा लिख देते हैं, ओमेगा के ऊपर बार लगा देते हैं। ओमेगा बार बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी अनंत सूक्ष्म हो यानी कि लगभग 0 के बराबर हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ओमेगा बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये जो फॉर्म होती है इस फॉर्म को हम ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। यानी कि कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग का जो मात्रक होगा, कोणीय वेग का मतलब डी थीटा का मात्रक होता है रेडियन, कोण का मात्रक, और समय का मात्रक होता है सेकंड। यानी कि कोणीय वेग का मात्रक हो गया रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद आ जाता है इसमें रेखीय वेग। रेखीय वेग होता है किसी कण की रेखीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन दर को उसका रेखीय वेग कहते हैं। यदि कोई कण डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा एस दूरी तय कर दे तो उसका जो औसत रेखीय वेग होगा
वो v के ऊपर बार लगा देते हैं तो औसत, और ये हो जाता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। यदि डेल्टा t लगभग 0 हो, यानी कि डेल्टा t अनंत सूक्ष्म हो, तो तब जो कोण पूरा वेग होगा उसका रेखीय वेग, वो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये जो फॉर्म होती है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, इसलिए लिख सकते हैं v बराबर ds अपॉन dt। यानी कि रेखीय विस्थापन की समय के साथ जो परिवर्तन दर होगी उसे रेखीय वेग, और कोणीय विस्थापन की समय के साथ जो परिवर्तन दर होगी उसे हम कोणीय वेग कह देते हैं। यहाँ पर आपको जो बताई ये बातें एक बार फिर सुन लेंगे कि पहला चैप्टर का नाम था हमारा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, यानी कि कोई भी कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर जो निश्चित पथ पर गति करता है उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। फिर आता है इसमें कोणीय विस्थापन, कोई भी कण अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूम जाता है वो उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। फिर कोणीय विस्थापन की समय के साथ जो परिवर्तन दर होती है उसे कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। फिर होता है इसमें रेखीय वेग, यानी कि रेखीय विस्थापन की समय के साथ जो परिवर्तन दर होगी उसे रेखीय वेग कह देंगे। अब हम देखेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध में लिख देंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि अभी आपको पढ़ाया था जो कोणीय विस्थापन है वो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। हमें जो यहाँ देखना है वो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध देखना है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध में यह होता है कि ये कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर है। अगर हम कोणीय विस्थापन को समय से भाग कर दें तो वो कोणीय वेग बन जाता है, और रेखीय विस्थापन को समय से भाग कर देते हैं तो वो रेखीय विस्थापन बन जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर डेल्टा टी से भाग देने पर, डेल्टा टी से भाग देंगे तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी अनंत सूक्ष्म हो अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो तब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अभी जो आपको कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन बताया था तो उसमें आया था कि जब ओमेगा बार होता था तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और ओमेगा होता तो लिमिट लगा देते हैं हम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही हमारा रेखीय वेग में था v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो हम यहाँ देखेंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सब कोणीय विस्थापन को समय से भाग करेंगे तो कोणीय वेग बनेगा, और कोणीय वेग होगा हमारा ओमेगा बराबर 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो रेखीय वेग होगा v, या तिरछी गुणा कर देंगे आर ओमेगा बराबर हो गया v और v बराबर हो गया आर ओमेगा। ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब देखेंगे हम अभिकेंद्र त्वरण। तो जब वृत्तीय गति में कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी वेग की जो दिशा होती है वो हर पॉइंट पर चेंज होती है, परंतु वेग का परिमाण जो नियत होता है, जो डायरेक्शन चेंज होगी उसकी जो वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर की ओर होती है। तो समय के साथ वृत्ताकार पथ पर जो वेग में परिवर्तन होता है उसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। हम ये देखते हैं कि ये कोई वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पर जब भी कोई कण मोशन करेगा तो उसका वेग का जो परिमाण होगा वो नियत होगा। अगर वेग का परिमाण नियत नहीं होगा तो उसका पथ वृत्ताकार नहीं हो सकता। परिमाण तो नियत होता है लेकिन इसके प्रत्येक पॉइंट पर
जो वेग की डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। तो अर्थात जो त्वरण होता है, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है, उसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ये कोई वृत्ताकार वृत्त का केंद्र है O, हम मान लेंगे कि किसी समय कण बिंदु P1 पर है और इसका जो वेग है वो v1 वेक्टर है। कुछ समय के पश्चात कण बिंदु P2 पर आ जाता है और यहाँ पर जो वेग है उसका वो v2 वेक्टर है। यानी कि जो v1 वेक्टर का परिमाण है और वो v2 वेक्टर का जो परिमाण है दोनों बराबर होंगे और उसे हम मान लेते हैं कि वो कितना है, v है। जब ये कण P1 से P2 तक जाएगा तो वृत्त की परिधि पर जितनी दूरी तय करेगा, जो उसका विस्थापन होगा वो मान लें कितना है, डेल्टा S। P1 और P2 के बीच जो कोण है वो है डेल्टा थीटा, वृत्त की त्रिज्या है उसकी r। अब ये जो v1 वेक्टर वेग का वेक्टर है, दूसरा v2 वेक्टर, इन दोनों का हम परिणामी वेक्टर खींच लेते हैं। हम देखते हैं कि एक है v1 वेक्टर और दूसरा है v2 वेक्टर। ये v1 वेक्टर और ये v2 वेक्टर, इनके बीच का कोण है डेल्टा थीटा। ये इनका परिणामी है, नाम रख लेंगे a, v और q, ये है डेल्टा v। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाते हैं, एक तो है P1, P2 और O और दूसरा है A, V और Q। इन दोनों समरूप त्रिभुजों में अब हम देखते हैं, लिखेंगे समरूप त्रिभुज P1, P2, O तथा A, V, Q में जितनी इसकी वृत्तीय चाप होगी P1 और P2 इतना इसमें होगा AB, और जितना इसमें OP1 होगा उतना इसमें चाहे AQ ले लीजिए या BQ ले लीजिए। B1 और B2 जो वेक्टर हैं इनका जो परिमाण है वो बिल्कुल बराबर है और V के इक्वल मान लिया हमने। तो लिखेंगे इसमें P1 P2 वटे P1O बराबर हो जाएगा AB वटे AQ। P1 P2 है हमारा डेल्टा S, P1O है R, AB का मान है डेल्टा V और AQ का मान है V1 वेक्टर और उसका परिमाण है हमारा V। दोनों ओर डेल्टा T से भाग देने पर, जब डेल्टा T से भाग देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा S अपॉन R इंटू डेल्टा T बराबर डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T। इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T बराबर 1 अपॉन V इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर लिखेंगे यदि डेल्टा T अनंत सूक्ष्म हो यानी कि डेल्टा T टेंड्स टू लगभग 0 हो, तो लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 1 अपॉन R इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 1 अपॉन V इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 तो T वाले फैक्टर पर ही प्रभाव पड़ेगा। 1 अपॉन R को यहाँ भी बाहर लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 अपॉन V को बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इंटू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा S अपॉन डेल्टा T बराबर 1 अपॉन V और लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। रेखीय विस्थापन बटे समय तो रेखीय वेग 1 अपॉन R इंटू V बराबर 1 अपॉन V इंटू रेखीय वेग बटे समय तो रेखीय त्वरण, और वो हो जाएगा A, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। V की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, V की V से करेंगे तो V स्क्वायर बटे R बराबर हो गया A, या अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक हो गया A बराबर B स्क्वायर अपॉन R। अभी हमने प्रूफ करा था V बराबर था R ओमेगा, चूंकि V बराबर था R ओमेगा, जब यहाँ पर रखेंगे तो A बराबर R ओमेगा का होल स्क्वायर बटे R, तो A बराबर होगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे R। एक R से एक R कट जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पर A बराबर R ओमेगा स्क्वायर।
इसका और रूप ये चेंज हो सकता है, जो ओमेगा होता है वो कोणीय वेग होता है, और कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चलता है तो जब वो एक चक्कर पूरा घूम जाता है तो 2 पाई रेडियन कोण घूमता है। तो 2 पाई घूमेगा, कितने समय घूमेगा, तो 1/, जो एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है उसका आवर्तकाल होता है। तो कोणीय विस्थापन होगा कोण बटे समय, यानी कि एक पूरा चक्कर में 360 घूमता, 360 मतलब 2 पाई, और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसका कहलाता है आवर्तकाल, यानी कि ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी भी होता। तो यहाँ रख देंगे तो ए बराबर हो जाएगा आर इंटू 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा ए बराबर 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, ये भी हो जाता है। अब चूंकि आवर्तकाल जो होता है, चूंकि टी बराबर होता है 1/n, आवर्तकाल बराबर 1/ आवृत्ति, तो ओमेगा बराबर 2 पाई और टी की जगह 1/n रखेंगे तो n ऊपर, तो 2 पाई n हो जाता है। तो तब ये हो जाएगा ए बराबर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर और r, यानी कि अभिकेंद्र त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। बी का मान कहीं न्यूमेरिकल में नहीं पता है, कोणीय वेग का मान पता, तो कोणीय वेग में चेंज कर लेंगे। कोणीय आवृत्ति का मान पता, कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और यदि आवर्तकाल में है तो तब फॉर्मूला ए का ये हो जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे अभिकेंद्र बल। अब देखेंगे हम अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल में ये होता है कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी कि अभिकेंद्र बल बराबर होगा, अभिकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान m और अभिकेंद्र त्वरण मान लीजिए यहाँ a है। a का मान अभी आया था, चूंकि a बराबर था v स्क्वायर अपॉन r, तो F बराबर हो जाएगा F बराबर m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r, और F बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। एक तो अभिकेंद्र बल का ये फॉर्मूला हो जाता है। चूंकि v बराबर होता है r ओमेगा, यहाँ पर रखेंगे तो F बराबर m अपॉन r इंटू r ओमेगा का होल स्क्वायर, तो F बराबर m अपॉन r इंटू r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, तो एक r से एक r कट जाएगा, तो F बराबर होगा m r ओमेगा स्क्वायर। एक फॉर्म ये हो जाती है इसकी, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, तो तब फॉर्मूला होगा F बराबर m r इंटू 2 पाई n का स्क्वायर, तो F बराबर हो गया m r इंटू 4 पाई स्क्वायर और n स्क्वायर, तो F बराबर हो जाता है 4 पाई स्क्वायर m r और n स्क्वायर, एक ये हो जाता है। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, छद्म बल। तो दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब वस्तु पर वास्तव में कोई बल काम नहीं करता, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु पर कोई बल काम कर रहा है, उस बल को हम छद्म बल कहते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखेंगे। अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। अगर हम किसी पिंड को डोरी से बांधकर और ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएं तो हम ये देखते हैं कि वृत्त के उच्चतम बिंदु पर उसका वेग और डोरी में तनाव कितना होगा, वृत्त के न्यूनतम बिंदु पर डोरी में तनाव और वेग कितना होगा। यानी कि वृत्त के किसी भी पॉइंट पर हम डोरी का तनाव और उस पिंड में कितना वेग है, इसको हम इस डेरिवेशन की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें देखते हैं कि एक वृत्ताकार पथ में ये कोई पिंड है जो डोरी से बंधा है। वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी वो डोरी की लंबाई होगी, L लंबाई की डोरी है, और ये पिंड का उच्चतम बिंदु है, और ये बिंदु V जो है ये पिंड का निम्नतम बिंदु है। हम ये मान लेते हैं कि पिंड जो है अपने निम्नतम बिंदु B से किसी समय थीटा कोण पर और बिंदु P पर है। यहाँ से जो पिंड चल रहा है ये B वेग से इस वृत्ताकार पथ पर गतिमान है।
निम्नतम बिंदु से थीटा कोण बना रहा है। पिंड का जो भार होगा वो mg इस तरह नीचे की ओर होगा। ये वृत्त का केंद्र O, जितनी लंबाई OA होगी उतनी ही OB होगी, उतनी ही OP होगी, क्योंकि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, चाहे किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए। अगर ये L लंबाई है तो इसकी भी लंबाई L होगी और डोरी में जो तनाव होगा वो T ऊपर की ओर होगा। जो डोरी की लंबाई है वो उसके निम्नतम बिंदु से थीटा कोण बना रही है, ये कोण इसका थीटा, तो ये घटक हो जाएगा उसका mg cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होगा mg sin थीटा। हम ये देखते हैं, यहाँ से मिला लेंगे, ये बिंदु D है, हमें ये बताना है, यहाँ पर भी मिला सकते हैं, ये पॉइंट इसका C है। जब कोई कण इस वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो हमें ये बताना है कि ये उसका A उच्चतम बिंदु है, V उसका निम्नतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु पर उसका वेग कितना होगा, डोरी में तनाव कितना होगा, और निम्नतम बिंदु पर डोरी का तनाव कितना होगा और डोरी में वेग, पिंड का कितना वेग होगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जब हम देखते हैं कि ये जो डोरी है OP, इसमें जो तनाव है ऊपर की ओर है और जो भार का घटक है वो mg cos थीटा वो नीचे की ओर है, तो जो परिणामी बल होगा वो T माइनस के mg cos थीटा होगा। अगर ये mg cos थीटा ज़्यादा होता तो डोरी हमारी टूट जाती, यानी कि डोरी का जो तनाव होगा वो उसके भार के घटक से ज़्यादा होगा। ये जो परिणामी बल होता है ये वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और अभिकेंद्र बल का मान होता है mv²/r। यहाँ जो r है वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, तो जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वो डोरी की लंबाई के बराबर होगी, तो r के स्थान पर हो जाएगा l, यानी कि जो भार का घटक है, बल का घटक T माइनस के mg cos थीटा है वो वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और अभिकेंद्र बल होता है mv²/r, तो r के स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर l, क्योंकि वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो डोरी की लंबाई है। mg cos थीटा को ले जाएंगे, T बराबर mv²/l प्लस mg cos थीटा, इसे समीकरण 1 डाल देंगे। मान लेंगे बिंदु A पर यदि किसी क्षण कण बिंदु A पर है, तब जब A पर होगा तो थीटा का मान कितना होगा 180। भाई कण यहाँ से बिंदु P से चलना शुरू करता है और बिंदु P से जो उसका निम्नतम बिंदु B है उसका थीटा कोण बना रहा है। जिस समय भी कण P से A पर चला जाएगा तो वो बिंदु B से 180 अंश कोण घूम जाएगा, तो थीटा का मान होगा 180। तो तब तनाव TA बराबर m, बिंदु A पर वेग VA मान लेंगे, VA²/l प्लस mg cos 180। cos 180 का मान होता है -1 रख देंगे। TA बराबर mBA²/l -mg। अब हम ये देखते हैं कि जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है और जब वो अपने बिल्कुल उच्चतम बिंदु पर होता है, यानी कि बिंदु A पर होगा, तो उस क्षण, एक क्षण के लिए जब बिंदु A पर होगा तो डोरी बिल्कुल ढीली होगी, यानी कि बिंदु A पर उसमें कोई भी तनाव नहीं होगा। तो बिंदु A पर TA जो होगा वो 0 होगा, यहाँ रख देंगे। तो 0 बराबर mVA²/l के mg को इधर ले आएंगे, mg बराबर mBA²/l, m से m कट जाएगा, तो GL बराबर हो गया VA² और VA बराबर होगा √GL, यानी कि उच्चतम बिंदु A पर जो पिंड का वेग होगा वो √GL होगा, यानी कि उच्चतम बिंदु A को पिंड जब भी पार करेगा तो उसका कम से कम वेग √GL होना चाहिए। इस न्यूनतम वेग को हम बिंदु A पर जब ये क्रॉस करता है तो इस न्यूनतम वेग को उसका क्रांतिक वेग भी कहते हैं, यानी कि क्रांतिक वेग VC बराबर हो जाएगा VA और √GL, यानी कि VC बराबर √GL। क्रांतिक वो कंडीशन होती है जिसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है, जैसे कि जब पिंड बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है तो जो बिंदु A तक जाता है तो ऊपर जाता है, जैसे ही बिंदु A से आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अगला पॉइंट
यानी कि बिंदु ए से जस्ट पहला और बिंदु ए के जस्ट बाद अपोजिट कंडीशन है। बिंदु ए से पहले वो कहेंगे कि ऊपर की ओर जा रहा है और बिंदु ए के बाद कहेंगे नीचे की ओर जाने की। बिंदु ए को जिस न्यूनतम वेग से पार करेगा वो उसका क्रांतिक वेग कहलाता है और क्रांतिक वेग BC बराबर हो गया √GL। अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे पिंड बिंदु P से ए की ओर चलना शुरू करता है तो उसका वेग घट जाता है। वेग घटेगा तो ऊंचाई उसकी बढ़ जाती है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो घटेगी और स्थितिज ऊर्जा उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम ये देखते हैं कि बिंदु P पर जो उसकी एनर्जी होगी 1/2 mv²। जब वो A पर जाएगा तो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mva²। अब जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K बराबर 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। यानी कि किसी भी पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो उसके वेग पर निर्भर करती है और जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊंचाई घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये लंबाई उसकी L है, हमें इस OD लंबाई को और फाइंड आउट करना है। इस त्रिभुज में अगर हम लें त्रिभुज ODP में cos थीटा बराबर, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये 90 से 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो ये हमारा आधार बचेगा और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि OD बटे L और OD बराबर हो जाएगा L cos थीटा, यानी कि ये जो OD भुजा हो जाएगी हमारी L cos थीटा हो जाएगी। यानी कि उसकी जो स्थिति ऊर्जा होगी वो mgL प्लस ऊंचाई होगी इसकी L ये और L cos थीटा ये L cos थीटा। अब देखेंगे 1/2m कॉमन ले लो, v² माइनस va² बरा mgL प्लस और L cos थीटा। अब हम ये देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा m से m कट जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, v² माइनस va² बराबर 2gL प्लस L cos थीटा। va का मान अभी आया है √GL, स्क्वायर होगा तो GL हो जाएगा v² माइनस के GL बराबर 2gL प्लस 2gL cos थीटा। GL इधर माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 2gL ये और 1gL ये 3gL हो जाएगा, यानी कि v² बराबर 3gL प्लस 2gL cos थीटा या v बराबर, यहाँ से GL कॉमन लेंगे 3 प्लस 2 cos थीटा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यानी कि v बराबर हो गया √GL और 3 प्लस 2 cos थीटा। ये हमारा वेग का जनरल फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस वृत्त के किसी भी पॉइंट पर उसका वेग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो पिंड ये P किसी समय बिंदु B पर आ जाए तो P और बिंदु B के बीच का जो कोण होगा वो ठीक 0 हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर निम्नतम बिंदु P पर देखें, निम्नतम बिंदु V पर होगा तो थीटा का मान होगा 0, तो वेग होगा v बराबर √GL और 3 प्लस 2 cos थीटा है तो 3 प्लस 2 cos 0 का मान 1, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, यानी कि v बराबर हो गया √5GL। अभी आपको बताया था कि बिंदु A पर जो वेग होता है वो √GL, यानी कि उच्चतम बिंदु A पर वेग है √GL और निम्नतम बिंदु B पर वेग है √5GL। अब ये जो B का मान निकल कर आया हमारा उच्चतम बिंदु पर वेग, निम्नतम बिंदु पर वेग, अगर हमें बिंदु C पर भी वेग फाइंड आउट करना हो तो वो बिंदु B से कितने कोण पर है 90, थीटा का मान यहाँ पर 90 रख देंगे तो बिंदु C पर भी हमारा वेग निकल जाएगा। यानी कि वृत्त के किसी भी पॉइंट पर जिस पर भी वेग निकालना हो हम देख लेंगे कि निम्नतम बिंदु से कितने कोण पर घूम गया वो। उसके बाद इस B के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे B का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे हम तो हमारी समीकरण 1 थी T बराबर mv²/L प्लस mg cos थीटा, तो T बराबर m/L, b² है
तो वो b का मान है GL और 3 प्लस 2 cos थीटा प्लस mg cos थीटा। L से एक L कट जाएगा और t बराबर हो जाएगा mg 3 प्लस 2 cos थीटा प्लस mg cos थीटा। यहाँ से mg कॉमन ले लेंगे, t बराबर mg 3 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा। 2 cos थीटा ये कितने हो जाएंगे 3 cos थीटा। तो t बराबर mg 3 प्लस 3 cos थीटा। 3 कॉमन लेंगे तो t बराबर हो जाएगा 3 mg और 1 प्लस cos थीटा। ये तनाव का जनरल फॉर्मूला है। इसके आधार पर हम बिंदु B पर, बिंदु C पर और बिंदु A पर तनाव को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बिंदु B पर थीटा बराबर है 0, तो TV बराबर हो जाएगा 3 mg और 1 प्लस cos 0। cos 0 का मान होता है 1 और 1 2 और 2 तिया 6, यानी कि बिंदु P पर तनाव होगा 6 mg। बिंदु A पर देखेंगे, बिंदु A पर जब ये कण कोई बिंदु P से बिंदु A पर पहुंच जाएगा तो वो अपने निम्नतम बिंदु से 180 अंश घूम जाता है, तो थीटा का मान होगा 180। तब TA बराबर 3 mg और 1 प्लस cos 180। cos 180 का मान -1, A प्लस 1 0। तो उच्चतम बिंदु पर जो तनाव होता है वो डोरी में 0 होता है, यानी कि पिंड का जो होता है ऊपर की ओर हो जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 हो जाता है। इस प्रकार ये जो पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।